नमामि दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशन विद अनुज शर्मा में। भारतीय राजनीति के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य को तो हम भली भांति जानते ही होंगे। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि विदेशी स्त्री से उत्पन्न संतान कभी भी राष्ट्र के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती, कभी भी राष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोच सकती। जो बात आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम सही बैठती है। जी हाँ, हम एक बार याद कर लेते हैं कि आचार्य चाणक्य ने यह बात कब कही थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो किसी कारणवश उसको वापस जाना पड़ा सिकंदर को। तो सिकंदर की सेना में एक बहुत महत्वाकांक्षी सेनापति था सेल्यूकस, जो वापस नहीं जाना चाहता था। वो भारत पे कंटिन्यू उस युद्ध को जारी रखना चाहता था और पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, सिकंदर को वापस जाना पड़ा। सेल्यूकस को अपनी महत्वाकांक्षा को अपने दिल में दबाकर जाना पड़ा। लेकिन उसकी जो आग थी सेल्यूकस की, वो भारत में पुनः आक्रमण करने के लिए उसको विवश कर रही थी। तो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है समय के साथ। सेल्यूकस फिर से वापस से सेना का निर्माण करता है और भारत पर आक्रमण के बारे में सोचता है। लेकिन इस बार सेल्यूकस को नहीं पता था कि भारत वो उस समय का भारत नहीं है जो जनपदों में बटा हो। इस बार भारत आचार्य चाणक्य के सानिध्य में, चंद्रगुप्त मौर्य की छत्र छाया में एक इकट्ठा भारत और एक अखंड भारत है। सेल्यूकस गलती करता है और भारत पर आक्रमण कर देता है। और इस समय भारत इतना सशक्त था कि सेल्यूकस की सेना को बहुत ही कम समय में खदेड़ दिया जाता है और वहां पे एक संधि होती है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में। उस संधि से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपके बीच में भी लेके आऊंगा। कुछ जो चीजें अपने वीडियो में स्टार्टिंग में कही, उसमें आचार्य चाणक्य सेल्यूकस को कहते हैं कि वो अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। और उसमें दूसरी शर्त यह है कि उस हेलन, सेल्यूकस की जो पुत्री है, उससे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो कभी भी भारत का शासक या राजा नहीं बन सकता। युद्ध खत्म हो जाता है, वापस से आते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त। एक दिन चंद्रगुप्त पूछते हैं अपने आचार्य से, आचार्य आपने ऐसा क्यों किया इस संधि में, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि उसकी पुत्री का विवाह तुमसे कराने के पीछे मेरा तात्पर्य यह था कि वो अपनी पुत्री का कभी भी अहित नहीं चाहेगा। कोई भी पिता अपनी पुत्री के अहित के बारे में नहीं सोच सकता। तो आज के बाद कभी भी लौट के यवन भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। और उसकी पुत्री से उत्पन्न जो संतान होगी भारत का राजा नहीं बनेगी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे का कारण यह है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनका कुछ न कुछ झुकाव अपने ननिहाल के प्रति होता ही होता है, और ज्यादातर झुकाव अपने ननिहाल के प्रति होता है। और उस समय, उस कंडीशन में अगर इससे उत्पन्न संतान अगर भारत का राजा बनेगी तो भारत के लिए कभी भी वो नुकसानदायक हो सकता है, भारत के अहित में कभी भी निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज का भारत का युवा एक विदेशी स्त्री से उत्पन्न संतान को इस तरह से उसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सपना देखने लगता है आज का युवा उस इंसान का। हम अपने इतिहास को क्यों भूले? हमारे इतिहास में आचार्य चाणक्य के बराबर कूटनीतिज्ञ था ही नहीं कोई, और न कभी होगा। अगर उन्होंने ये बात कही तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती। अब समस्या ये है कि हमारे युवाओं ने, हम लोगों ने, हमने खुद भी अपने इतिहास में कभी ज्यादा पढ़ाई नहीं चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के बारे में। हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी, इतने ईस्वी से इतने ईस्वी तक भारत में राज्य किया। ये कभी नहीं दिखाया कि भारत किस अवस्था में था और चंद्रगुप्त मौर्य कहां से उठे थे, किस सिचुएशन से चाणक्य ने उनको उठाया था और एक अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य से करा के एक अखंड भारत का राजा उनको बनाया। हम लोगों को इतिहास में ये पढ़ाया ही नहीं गया। अब युवाओं की तो कमी है नहीं, हम लोगों की तो कमी है नहीं। हमने जो इतिहास में पढ़ा अब तो वही समझेंगे ना कि हम हमेशा से कायर रहे, हम पे विदेशियों ने हमेशा से राज्य किया है, हम कुछ है ही नहीं। अब इस इतिहास के पीछे का तथ्य जानते हैं हम। इतिहास आखिरकार हमें ऐसा क्यों पढ़ाया गया? अगर हमारे जो राजा थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो इतने शक्तिशाली थे तो इतिहास में उन्हें कायर ही क्यों दिखा गया? उनके बारे में उनका महिमा का वर्णन क्यों नहीं किया, उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया? समझते हैं? इस सब के पीछे मैं जो मानता हूं, मेरा पर्सनल व्यू बोलता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं लोग जानते होंगे, जो भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना आजाद। और मौलाना आजाद का जन्म भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर मक्का शहर में 1886 में हुआ था।
वही मक्का, आप समझ रहे होगे, मक्का मदीना वाला मक्का। 1895 के आसपास उनकी फैमिली भारत में वापस आई। उसके बाद वो नेहरू के बहुत प्रिय बने, और जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र की बलि चढ़ा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, तथा कथित महात्मा गांधी द्वारा। वहां पे भारत का शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाता है, आप समझिए। भारत का शिक्षा मंत्री उस समय के बहुत बड़े, मैं मानता हूं, नॉलेज थी, जिनको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे, आज का समाज भी जानता, भीमराव अम्बेडकर, उनको नहीं बनाया गया। मौलाना आजाद को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिनका जन्म मक्का शहर में हुआ था, और वो पूरे 10 साल तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। और सिर्फ यही नहीं, आगे भी ये था कि उनकी जो मेन कमेटी थी, उनकी समिति थी, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ही बड़े बड़े प्रोफेसर शामिल थे, बाकी और कोई था ही नहीं। आप इससे समझ सकते हैं 10 साल में भारत का इतिहास कैसे लिखा गया। और अभी यही नहीं, 1952 के लोकसभा चुनाव में उनको जिताने के लिए नेहरू ने एक बहुत बड़े नेता को हरवाया था, पूरे वोटिंग का उलट फेर करवा के 64,000 कुछ वोटों का पूरा वो घोटाला किया था, वहां पे रिजेक्ट कर दिए थे वोट सब। तो कितने प्रिय थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री के मौलाना आजाद। पर जब कोई विदेशी हमारा इतिहास लिखेगा तो वो हमारे यहाँ के लोगों का तो महिमा मंडन करेगा ही नहीं, वो अपने यहाँ के जो आक्रमणकारी थे उनके यहाँ उनका ही महिमा मंडन करेगा। तो यहाँ से हमारा इतिहास थोड़ा गलत हुआ, हम लोगों ने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा, हम लोग सिर्फ गुलामी पढ़ी अपनी, हमने अपने इतिहास के बारे में, और जो हमारे सच्चाई से रिलेटेड ग्रंथ थे हमारे, जैसे रामायण थे, महाभारत थे, हमने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको काल्पनिक बता के छोड़ दिया। तो ये एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया भारतीय समाज का, भारतीय युवाओं का। आज वही हो रहा है, हम अपने इतिहास पे विश्वास नहीं करते हैं, और अंग्रेजों की लिखी हुई चीजों पे हमें विश्वास ज्यादा हो जाता है, मुगलों की लिखी हुई चीजों पे हमें विश्वास ज्यादा हो जाता है, और इतिहास को बदलने की कोई कोशिश करता है तो बहुत सारे लोग निकल के आ जाते हैं। हिंदुओं ने और सनातनियों ने और भारतीयों ने गुलाम रहे, और गुलामी की सजा इतिहास ने भारतीयों को दी, जो आज हर एक भारतीय झेल रहा है। और अभी भी शायद हम उन चीजों से सुधरे नहीं है, उन चीजों से कुछ समझे हैं नहीं, तो पता नहीं अनिश्चित काल तक, पता नहीं कब तक अपनी कमियां हम करते रहेंगे, और इतिहास हमें उनकी सजा देता रहेगा। और शायद फ्यूचर में या भविष्य में भारत भी कहीं रहेगा या नहीं रहेगा, अब इसके बारे में भी नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को कुछ समझना है नहीं, हमको जातियों में बंटना है, हमें आके लोग कुछ भी बांट देते हैं, कुछ भी तोड़ देते हैं, हम टूट जाते हैं, हमें अपनी संस्कृति पे विश्वास रहा ही नहीं है। और आचार्य चाणक्य भी ये चीज कहते थे, एक राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी संस्कृति के मूल्यों की रक्षा कर सकता है। जैसे ही वो राज्य अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकता, वो पराजित हो जाएगा, और उसको टूटने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो आपके लिए कुछ लगा हो कि हाँ वीडियो में है इतिहास से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, ताकि हम सब लोग समझ सकें, अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में जान सकें कि हमारे यहाँ पे कितने कितने महान राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ हुए हैं। अगर उनकी बातों को हम फॉलो करें तो भारत आज भी पुनः विश्व गुरु बन सकता है, और विश्व शक्ति के रूप में फिर से उभर सकता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको ऐसी वीडियोस लाके देता रहूं। और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।